नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख चुके होंगे थंबनेल में, आज का हमारा टॉपिक है कि भारत को आखिर 67,000 किलो सोना क्यों गिरवी रखना पड़ा। साथियों, इस मुद्दे को जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी है और बड़ी ही रोचक कहानी है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना सारा सोना भारत को विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ी सी हमको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। और बिना देर किए हुए अब मैं आपको इतिहास की ओर लेके चलता हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में जिस भारत को आप देखते हैं वो भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अपना काम कर रही हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं और बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आप देखेंगे, गाड़ियों के ब्रांड्स हैं, बहुत सारे मारुतियों के ब्रांड्स हैं और गुच्ची, अरमानी, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स, तरह तरह के कपड़ों के ब्रांड्स और परफ्यूम्स के ब्रांड और पता नहीं क्या क्या। और भारत एक आर्थिक रूप से चमक दमक वाले देशों में शामिल है वर्तमान में। अब बात उठती है कि आखिर क्या ये जो चमक दमक है वो अभी की चमक दमक है या इसके पीछे कोई और है? क्या ये चमक दमक जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तभी से थी, या फिर जब भारत आर्थिक रूप से संकट में पड़ा 1991 में, उसके बाद में ये भारत की स्थिति हुई? आखिर वास्तव में भारत को इस चमक दमक में पहुंचाने वाला हीरो कौन है? इस बात को आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो के थ्रू ही हमको ये पता चलेगा कि वो क्या स्थितियां थीं, वो क्या कंडीशंस थीं जिसकी वजह से भारत देश को अपना इतना सारा सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा। तो साथियों, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको 1991 की घटना के पास लेके चलूँगा और ये घटना है जनवरी 1991 की। जनवरी 1991 में दोस्तों भारत आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट गया था और भारत के पास मात्र इतना पैसा बचा था जिससे कि वो मात्र 7 दिन का तेल खरीद सकता था। अगर भारत जल्दी ही कुछ ना करता, जल्दी ही कुछ ऐसे उपाय ना किए जाते तो भारत ऐसे देशों की श्रेणी में आके खड़ा हो जाता जो एक बार किसी से कर्ज लेके दोबारा लौटाते नहीं हैं, जैसा कि पाकिस्तान के साथ में होता चला आया है। भारत की स्थिति भी बदस्तूर ऐसे ही होने वाली थी। मात्र 7 दिन का पेट्रोल डीजल शेष रह गया था, उसके बाद सारे वाहन, देश के रसोई घरों के जो गैस सिलेंडर हैं वो बिल्कुल बंद हो जाने थे और देश एक आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ रहा था। ये घटना है साथियों 1991 की और इसको बोलते हैं देश में आया हुआ आर्थिक संकट। और वास्तव में इस आर्थिक संकट की क्या वजह है? और इस आर्थिक संकट की वजह से ही कि आगे और डीजल पेट्रोल खरीद लिया जाए, इसकी वजह से ही भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। अब इसकी वजह सोना गिरवी रखना, क्यों रखना पड़ रहा है सोना गिरवी? साथियों, क्योंकि भारत में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है। अब इस आर्थिक संकट की वजह यानी सोना गिरवी रखने की वजह एक दिन में तो पैदा हुई नहीं होगी। पुराने समय में कोई ना कोई खामियां रही होंगी, भारत सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ खामी रही होगी जिसकी वजह से ये सोना गिरवी रखने की स्थिति पैदा हुई। तो साथियों, यही कहानी आपको समझनी है कि आखिर क्यों सोना गिरवी रखना पड़ा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो देश आज़ाद होने के बाद आप जानते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी। अंग्रेज जो है बहुत सारा पैसा अपने देश से धन शोधन करके निकाल चुके थे। संक्रमण काल की इस स्थिति में जैसे तैसे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बाहर निकाला था उस स्थिति से। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई, पहले लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आई, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार, और फिर सरकारें आती चली गई। राजीव गांधी जी की जब सरकार आई तो देश बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। तो राजीव गांधी की सरकार में ही IMF के चीफ ने, IMF माने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF के चीफ ने राजीव गांधी से कहा कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और फीजल डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है और इसको कैसे भी कंट्रोल करिए। यानी करंट अकाउंट डेफिसिट और फीजल डेफिसिट जब ये ज़्यादा होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, देश की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति वो बुरी हालत में मानी जाती है।
राजीव गांधी इसको सुधारने के लिए कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन इनके पास, इनके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने इस बात को करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद राजीव गांधी की सरकार चले गई। इसके बाद सरकार आई बीपी सिंह की सरकार, जिसको आप जानते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार। बीपी सिंह की सरकार ज़्यादा दिन तक रही नहीं, जिससे की वजह कुछ वो आर्थिक सुधार कर पाती। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद जिनकी सरकार आई वो व्यक्ति थे चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर की सरकार, ध्यान से समझिए, यहाँ से घटनाएं शुरू हुई, असल वजह जो निकल के आएगी यहाँ तक पहुँचने की। चंद्रशेखर की सरकार नवंबर 1990 में बनी। अब ध्यान से समझिए, यशवंत सिन्हा इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी आपको बताता चलता हूँ, यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके वित्त मंत्री थे। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने, कुछ समय बाद ऐसी घटनाओं ने इनकी सरकार को घेर लिया, जिसकी वजह से देश आर्थिक कमजोरी की तरफ बढ़ता चला गया। और वो पहली घटना क्या है? पहली घटना है साथियों खाड़ी युद्ध। अब ये खाड़ी युद्ध क्या है, थोड़ा सा वो समझते हैं। आप जानते हैं अरब देश हैं, अरब देशों के साथ में भारत का व्यापारिक संबंध अच्छा रहा है। भारत का जो आयात है वो अरब देशों के साथ ही होता है तेल का, यानी उसका डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल जितना भी लेते हैं हम अरब देशों से, खाड़ी देशों से लेते हैं। खाड़ी देश अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे आप मैं बात करूं, सऊदी अरबिया वाले जितने भी देश हैं, ईरान, इराक वाले देश जो हैं, वो सब खाड़ी देशों में आते हैं। तो खाड़ी देशों में से एक देश जिसका नाम है इराक। इराक का सैनिक तानाशाह जिसका नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन क्या करता है, कुवैत के ऊपर, जो खुद एक खाड़ी देश है और तेल के मामले में बड़ा ही समृद्ध देश है, तो इराक का तानाशाह कुवैत के ऊपर हमला कर देता है। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि इन सब देशों के साथ भारत का अच्छा व्यापारिक संबंध है, क्योंकि हम तेल वगैरह इन्हीं से खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में इराक अटैक कर देता है कुवैत के ऊपर। अब कुवैत के ऊपर आपने एक फिल्म देखी होगी, एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट वाली जो कहानी है रंजीत कटियाल वाली, जिसमें अक्षय कुमार जी ने रोल निभाया है, वो कहानी यहीं से कुछ प्रेरित है। आप उसको देखिएगा एक बार थोड़ा सा, तो यहाँ का क्लू मिलेगा आपको। तो अब इराक के सैन्य तानाशाह ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। जब कुवैत के ऊपर अटैक हुआ, दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में भारत तेल कहाँ से खरीदे? वहाँ तो स्थिति युद्ध की थी। अब ऐसी स्थिति में तेल कहाँ से आए? तो बड़ी दिक्कतें हुई। अब जो भारत में खर्चा था पहले, वो 500 करोड़ रुपए महीने का खर्चा होता था, लेकिन इस युद्ध की वजह से एक महीने का जो खर्चा है वो बढ़ के 1200 करोड़ रुपए हो गया। कहने का मतलब एक ऐसा देश जो पहले से ही आर्थिक रूप से जूझ रहा है, आर्थिक रूप से तंगी की स्थिति में है दोस्तों, और उस देश के ऊपर एक संकट और आ गया। 500 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ के 1200 करोड़ रुपए और हो गया, यानी भारत की कमर तो और ज़्यादा टूटनी थी। दूसरी बात, अगर इन देशों से तेल नहीं लिया जाता तो फिर तेल कहाँ से लेते? चलो खैर, युद्ध खत्म हो जाता, उसके बाद में तो इनसे तेल की मांग कर सकते थे, लेकिन कुछ विपत्तियां ऐसी आईं भारत सरकार के सामने जिनसे जूझ पाना बड़ा ही कठिन था। अब उसको ध्यान से समझिए और क्या खेल है पूरा वो समझिए। पहले सद्दाम हुसैन कुवैत के ऊपर अटैक कर देता है, और इस अटैक के बाद में ही अमेरिका सक्रिय हो जाता है और अमेरिका इराक के ऊपर अटैक करना चाहता है। तो अमेरिका इराक के ऊपर अटैक करना चाहता है, और अमेरिका चाहता है कि जब हम इराक के ऊपर अटैक करें, भारत हमारी उसमें मदद करे। और भारत उसमें मदद कैसे कर सकता है वो समझिए ध्यान से। अगर यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे होंगे यहाँ तक, तो आप देखते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। अब मुंबई में क्या करता है, अमेरिका चाहता है कि जो हमारे जहाज़ फिलीपीन से उड़ के आ रहे हैं और जो बदस्तूर अटैक कर रहे थे इराक के ऊपर, तो अमेरिका चाहता था कि हमारे जहाज़ भारत में उतर जाएं, महाराष्ट्र में, और यहाँ से दोबारा से खुद के जहाज़ों को, अमेरिका अपने जहाज़ों को रिफ्यूल करके और बमबारी करे इराक के ऊपर। अब इसके लिए
भारत सरकार ने क्या किया, सुब्रमण्यम स्वामी को, आप बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, सुब्रमण्यम स्वामी को भारत सरकार ने अमेरिका के राजदूत के पास वार्तालाप करने के लिए, वार्ता करने के लिए भेजा। और वार्ता करने के लिए भेजा, वार्ता में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही अमेरिकी राजदूत से कि अगर आप अपने जहाज़ भारत में उतारना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा। वो बोले कि आप ऐसा करिए, हम रिफ्यूलिंग का या फिर अपना पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है, हमारा जो तेल आप यहाँ से रिफ्यूल करेंगे उसका हम 4 गुना देंगे आपको। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, हमें $2 बिलियन का कर्जा चाहिए IMF से। और ये $2 बिलियन का कर्जा श्रीमंत तभी मिल सकता था जब अमेरिका IMF से बोल देता। क्यों? क्योंकि अमेरिका के IMF में 80% से ज़्यादा वोट हैं, और ये तभी हो सकता था जब अमेरिका हामी भर देता, IMF तब जाके सिग्नेचर करता। और ऐसा तभी होता जब अमेरिका के जहाज़ भारत में उतरते और यहाँ से रिफ्यूल करके इराक के ऊपर अटैक करने जाते। तो एक तरफ तो ये था कि IMF से हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन दूसरी दिक्कत ये थी साथियों कि अगर हमने अमेरिका की इस युद्ध में मदद कर दी तो हमारे संबंध खाड़ी देशों से खराब हो जाएंगे, जिनसे हम हमेशा तेल खरीदते आ रहे हैं। बड़ी विपत्तियों का दौर था, लेकिन भारत ने खुद को ये समझाया कि भाई अगर ऐसा हुआ कि अमेरिका इस युद्ध में जीत जाएगा, उसके बाद में रिश्ते सामान्य होंगे, उसके बाद में व्यापार दोबारा से संबंध शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए तो कैसे भी करके देश को बचाओ। कर्जे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पैसा था नहीं, क्योंकि देखिए पैसा तो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, तो कर्जा लेना पड़ेगा। लेकिन साथियों दिक्कत ये है कि कर्जे को भी तो चुकाना है। भाई किसी से कर्जा लिया है, वही तो बात कर रहा था मैं भी, किसी से कर्जा लिया है तो वो भी चुकाना है आपको कुछ समय बाद। फिर वो पैसा कहाँ से आएगा। अब ये सारी दिक्कतें ऐसी क्यों हो रही थी, इतना संकट में क्यों जा रहा था देश, उसी की तरफ लेके आपको चलूँगा। लेकिन पहले ये कहानी सुनिए। तो जैसे ही 9 जनवरी 1991 में, ये घटना कब हो रही है, देखिए मैंने अभी आपको बताया चंद्रशेखर की सरकार नवंबर 1990 में बनी। ये कहानी बढ़ते हुए नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पहुंच गई है। जनवरी में 9 जनवरी के दिन भारत सरकार ने इस पर मोहर लगा दी, चंद्रशेखर सरकार ने मोहर लगा दी कि ठीक है आप यहाँ पे उतारिए अपने जहाज, रिफ्यूल करके ले जाइए। अब जैसे ये बात कही, 17 जनवरी को अटैक कर दिया अमेरिका ने इराक के ऊपर, और उसके अगले दिन ही भारत को $1 अरब से ज़्यादा की संपत्ति मुहैया करवा दी गई। अब लेकिन ये संपत्ति भी भारत को मिल गई, उसके बाद भी भारत की आर्थिक स्थिति ना के बराबर भी नहीं सुधरी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसका। अब फ़ायदा नहीं हुआ तो इसके बाद वो दौर आया जब भारत को अपना सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा दोस्तों। अब ये कहानी आपको समझाता हूँ। हमने IMF से कर्जा भी ले लिया है, और कर्जा ले लिया है दोस्तों, फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे। अब ध्यान से समझिए क्या कंडीशन हुई। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लग रही है और ये वास्तव में आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये वजह क्या थी। तो साथियों अब जनवरी में 1991 में पहुंच गए। अब तो जनवरी 1991 में IMF से भी कर्जा ले लिया, लेकिन फिर भी दोस्तों हम अपनी स्थिति सुधार नहीं पाए। अब वो कंडीशन आई जब भारत को कर्जा लौटाना था और अपना सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। हुआ क्या, ध्यान से समझिए। देश के उस समय के RBI के जो गवर्नर थे वो थे S वेंकटरमणन। अब S वेंकटरमण की मुलाकात उस समय चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार, चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार हैं, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, इस बात को ध्यान से समझिए। चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह से वित्त मंत्रालय में S वेंकटरमण की मुलाकात हुई और उन्होंने यानी RBI के गवर्नर ने जाके मनमोहन साहब से कहा कि देखिए देश को अगर आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार लाना है
तो आप एक काम कर सकते हैं, आरबीआई के पास कुछ सोना रखा हुआ है, और जब देश आर्थिक स्थिति से यानी खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो तो उसके पास में एक ऑप्शन होता है कि वो अपने यहाँ रखे हुए पैसे को या अपने यहाँ रखे हुए सोने को गिरवी रख सकता है। मनमोहन साहब बोले कि यार ये तो अच्छा प्रपोजल है, चलिए आपको थोड़ा सा मिलवा देता हूँ चंद्रशेखर साहब से, प्रधानमंत्री से मिलवा देता हूँ, उनको बता दीजिए। प्रधानमंत्री से ये बात बताई गई, प्रधानमंत्री ने भी ये हामी भर दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा करो, राजीव गांधी से और पूछ लो। ऐसा इसलिए क्योंकि राजीव गांधी उस समय चंद्रशेखर सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। ठीक है, राजीव गांधी से मुलाकात कर लेते हैं। राजीव गांधी से जब मुलाकात करने गए तो राजीव गांधी ने कहा ठीक है भाई, अगर देश को फ़ायदा होता है इस चीज़ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं, रख लीजिए सोना गिरवी। अब सोना गिरवी रखने की बात हुई, अब बात आ रही थी कि भाई एक बार फाइनेंस मिनिस्टर की भी सिग्नेचर ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर के सिग्नेचर यानी यशवंत सिन्हा उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे जो पटना में थे उस समय। तो जब यहाँ पे ये लोग सिग्नेचर करवाने पहुँचे कि ऐसे ऐसे देश का सोना गिरवी रखना है, आप अपनी मंजूरी दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी कि हाँ, उन्होंने तो दे दी है कि ठीक है हम भी मंजूरी दे देते हैं। कुल मिला के उनका सिग्नेचर हुआ, और उस सिग्नेचर के बाद 20,000 किलो सोना, 20,000 किलोग्राम सोना बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड में, ध्यान से समझिए, 20,000 किलोग्राम सोना बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड में रखा गया, और यहाँ से भारत को 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में मिले। लेकिन ये रकम तो बहुत नाकाफ़ी थी, इस रकम से कुछ होना करना नहीं था। अब तो कुल मिला के फिर दूसरी खेप 47,000 किलो सोने की, 47,000 किलोग्राम सोना अब बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख दिया गया। बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख दिया गया, और यहाँ से भारत को 1100 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। अब ये 2 खेप बाहर रख दी गई, कुल मिला के 67,000 किलोग्राम सोना भारत का विदेशी बैंकों में किसी को कानों कान खबर हुए बिना बाहर रख दिया गया। ऐसा माना जाता है कि अपने मंत्रिमंडल से भी सलाह नहीं ली गई, और बिना मंत्रिमंडल से सलाह लिए ये सोना बाहर गिरवी रख दिया गया दोस्तों। केवल किसकी वजह से? कि भारत आर्थिक रूप से सुधर जाए, इसकी वजह से। अब सवाल आपसे मैं एक करता हूं, और उस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं आपको देता हूं। वीडियो को रोके आपको खुद सोचना है कि भारत में ऐसा आखिर क्या था, ऐसी कौन सी नीतियां चल रही थी जिसकी वजह से भारत गड्ढे दर गड्ढे नीचे गिरता ही चला जा रहा था। IMF से भी कर्जा ले लिया, फिर भी काम नहीं चल रहा है। सोना गिरवी रख दिया, फिर भी काम नहीं चल रहा है। इस सोने को गिरवी रखने के बाद ही ऐसा माना जाता था कि देश में मात्र 7 दिन का पेट्रोल जब बचा था तब ये काम किया गया। अब 7 दिन का पेट्रोल, सोचिए, थोड़ा सा कल्पना करिए, 7 दिन बाद ऐसा न होता कि कहीं से पैसे का जुगाड़ न होता, कहाँ से पेट्रोल लाते? अगर पेट्रोल नहीं लाते दोस्तों तो रोज़ाना का कामकाज ठप हो जाता। आपके जो चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, आपकी मारुति कार, ट्रैक्टर वगैरह, वो सब खड़े रह जाते। अब वो सब खड़े रह जाते, साथ ही आप जानते हैं वो सब खड़े रह जाते तो लोग काम पर नहीं जा पाते। लोग काम पे नहीं जाते तो फैक्ट्रियां बंद होती, उत्पादन नहीं होता तो पैसा कहाँ से आता? पैसा कहाँ से आता? खाने के लाले पड़ जाते। खाने के लाले तो और बात से भी पड़ जाते। वो कैसे? आप जानते हैं जो कच्चा माल आता है, उस कच्चे माल से ही आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जिसको बोलते हैं, LPG भी तो वहीं से निकलता है। तो जब ये तेल नहीं आता तो LPG नहीं आता, LPG नहीं आता तो शहर वालों के घर में खाना कहाँ से बनता? हालांकि गांव वाले तो चलो चूल्हा चौका जो भी है उनके पास, उनका काम अच्छा है, वो चूल्हे पे खाना बना लेते हैं, उनका काम चलता है। लेकिन शहर वालों के लिए तो गैस सिलेंडर चाहिए, वो कहाँ से लकड़ियाँ बीन के लाएंगे भाई? तो उनके लिए फिर कहाँ से व्यवस्था होती? कोरोना संकट में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग शहर से पलायन करके मतलब गांव स्तर पे आते जा रहे हैं। तो गांव में स्थिति सामान्य रहती है ज़्यादातर, क्योंकि वो अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ में पहले से जुड़े आ रहे हैं। अब दिक्कत आ रही है, खैर जो भी हो, आप समझिए, थोड़ी सी कल्पना करिए क्या स्थिति होती। खाने तक के लाले पड़ जाते देश में, कुछ होता नहीं। क्या होता फिर? क्यों हो रहा था ऐसा? क्या खामियां थी आखिर देश की अर्थव्यवस्था में?
कैसी नीतियां थीं जो इसको बार बार गड्ढे में ले जा रही थी? तो दोस्तों इसका उत्तर मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा किसके लिए हो रहा था। तो साथियों अब ध्यान से सुनिए, असली इसकी जो जड़ थी भाई, अगर आप देख लीजिए, आप किसी से गिरवी लेके आए, फिर उसका चुकाना है, आपने सोना गिरवी रख दिया, फिर भी पार नहीं पड़ रही, तो आगे कुछ तो खामियां होंगी जिसकी वजह से आप संभल नहीं पा रहे हैं। वो वजह क्या थी? वो वजह थी एक्चुअल में एक नीति जिसका नाम है लाइसेंस परमिट राज। ध्यान से समझिएगा, ये असली वजह है देश को इस स्थिति में लाने की। लाइसेंस परमिट राज 1991 तक चलता रहा था देश में दोस्तों। अब इस लाइसेंस परमिट राज में क्या है, अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है तो सबसे पहले आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उस फैक्ट्री में कितना उत्पादन होगा ये आप तय नहीं करेंगे, ये सरकार ही तय करेगी। उस फैक्ट्री में जो माल बना उस माल को किस दाम पर बेचा जाएगा ये आप तय नहीं करेंगे, ये भी सरकार तय करेगी। तो कुल मिला के सारी चीज़ें सरकार ही तय कर रही थी। एफडीआई बिल्कुल ना के बराबर था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी बाहर का माल यहाँ पे देश में आप लगा नहीं सकते थे, विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी। तो कुल मिला के ये इस स्थिति पे, यानी इसका लाइसेंस लेने का भी प्रोसेस बहुत बहुत कठिन था। तो ज़्यादातर फैक्ट्रियां खुलती ही नहीं थी, और जो इक्का दुक्का खुलती थी उन पे भी सरकार अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण बना के रखती थी। अब इसकी वजह से सारी दिक्कत आ रही थी। अब सरकार के सामने ये सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई ये इसकी जड़ क्या है। तो ये जड़ है दोस्तों लाइसेंस परमिट राज। अब कुल मिला के असल वजह थी ये। अब लाइसेंस परमिट राज को ख़त्म कैसे किया जाए, ये जिम्मेदारी आई एक नई सरकार के ऊपर। अब वो सरकार कौन सी है? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। अब ध्यान से समझिए, जब ये खेप यानी 20,000 किलो और 47,000 किलो सोने की खेप की जब फाइल जब यशवंत सिन्हा के पास पहुंची थी, उसी समय जब ये फाइल उनके पास पहुंची उसी समय चंद्रशेखर की जो सरकार है वो गिर चुकी थी दोस्तों, और एक नई सरकार गद्दी पर आ चुकी थी, और वो सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। अब पीवी नरसिम्हा राव के पास में एक ऑप्शन था कि भाई अब देश को हमें कैसे भी इस आर्थिक दुर्गति से निकाल के ऊपर लाना है, और ऊपर निकालने के लिए आपको सबसे पहला जो मेजर स्टेप लेना पड़ेगा वो इस व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि असल वजह यही है, अगर ये ख़त्म नहीं हुआ, आप कितना भी कर्जा ले लो, कुछ भी कर लो, देश सुधरने वाला नहीं है, दिवालिया होगा ही होगा। तो इसके लिए पीवी नरसिम्हा राव ने कुछ रिफॉर्म करना शुरू किए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को खासकर आप जानते हैं 3 मामलों के लिए जाना जाता है। एक तो अयोध्या का मामला आपने सबने सुना होगा, उसकी चर्चा तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे। दूसरा आप जानेंगे आर्थिक सुधार, जो यही वाला पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं। और तीसरा घोटाले। पहले 2 काम यानी अयोध्या मामला और आर्थिक सुधार उनके पहले के 2 सालों में हो गए, और बाकी के 3 सालों में, 5 साल का कार्यकाल होता है, बाकी के 3 सालों में बस घोटाले और ऐसी खबरें आई। और ये हर्षद मेहता का जो घोटाला है आपने सुना होगा, वो हर्षद मेहता का घोटाला भी इनके समय में हुआ, और इस घोटाले में पीवी नरसिम्हा राव का भी नाम आया। राम जेठमलानी उसका केस लड़ रहे थे हर्षद मेहता का, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर इसको कोई नाम ही देना है, हर्षद मेहता घोटाला मत कहिए इसको अगर आप नाम ही देना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम देना चाहते हैं, इसको पीवी नरसिम्हा राव का घोटाला कहिए। और उन्होंने बताया कि हर्षद मेहता ने इसको यानी नरसिम्हा राव जी को 1 करोड़ रुपए दिए। हालांकि अभी वो चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय है हमारा लाइसेंस परमिट राज। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों अब नरसिम्हा राव की सरकार आई, पीसी अलेक्जेंडर उनके मुख्य साथी थे। अब ये बात आई कि भाई देश को इस गच्चे से निकालना है, ये जो खड्डा बन गया है इससे बाहर निकालना है, तो उसके लिए मजबूत फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए हमें। तो किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाए? तो पीसी अलेक्जेंडर ने सलाह दी कि ऐसा करिए, आईजी पटेल जो पहले के गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, उनसे एक बार पूछ लो। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई देश बहुत ज़्यादा गच्चे वाली स्थिति में है, ऐसी कंडीशन में कुछ और उल्टा सीधा हो गया तो मेरे तो लेने के देने हो जाएंगे।
मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकता। तो आगे फिर बात की गई डॉक्टर मनमोहन सिंह से, जो चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ये बात कही गई कि क्या आपको फाइनेंस मिनिस्टर का पद दे दिया जाएगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उस समय यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन के चेयरमैन बन चुके थे मनमोहन साहब। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन 2-3 दिन तक, जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ तब तक उनके पास कोई फ़ोन नहीं पहुंचा। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस दिन सुबह उनके पास फ़ोन पहुंचा कि आप क्या कर रहे हैं। खुद नरसिम्हा राव ने फ़ोन किया कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं साहब, बताओ कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, जल्दी राष्ट्रपति भवन में आ जाइए और अपना पद ग्रहण कीजिए। कि ठीक है जी, आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद साथियों उन्होंने आर्थिक समृद्धि से, मतलब देश को आर्थिक समृद्धि में पहुंचाने के लिए अपने ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया तो अपने विक्टर ह्यूगो के पुराने शब्द उन्होंने दोहराए। उसमें कहा कि अगर किसी आइडिया का समय आ गया है, यानी किसी विचार का समय आ गया है जिसको अब लागू होना है, उसको लागू होने से, उस विचार को जो देश की दशा को बदल देगा, उस विचार को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। और इन्हीं शब्दों के सामने उन्होंने अपना बजट पेश किया और यहीं से आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू हुई और इसी को बोला जाता है आर्थिक उदारीकरण का दौर। अब आर्थिक उदारीकरण में क्या हुआ, जो लाइसेंस परमिट राज है इसको ख़त्म कर दिया गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया, बाहर की कंपनियां देश में आना शुरू हुई। अब बाहर की कंपनियां आई, लोग, कंपनी के जो मालिक थे वो खुद दाम तय करने लगे, लाइसेंस लेना बहुत सरल कर दिया गया। कुल मिला के जो असली वजह थी, जो जिसकी वजह से देश गड्ढे में जा रहा था, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और नई व्यवस्था आर्थिक उदारीकरण की आई। बाहर की बहुत सारी कंपनियां देश में आना शुरू कर दी। अब ये देश में कंपनियां आना शुरू की तो धीरे धीरे करके एक के बाद एक ब्रांड, एक के बाद एक ब्रांड, नई नई कंपनियां, नई नई फैक्ट्री देश में खुलते चले गए। और जो आप देखते हैं असली दौर, वो साथियों असली दौर आज का। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, जब कभी नरसिम्हा राव से पूछा जाता है तो बताइए कि आपको पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए इस बात का, तो नरसिम्हा राव कहते हैं देखिए मैंने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने फाइनेंस मिनिस्टर को पूरी ताकत दे दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप एक्सपर्ट हैं अपने काम में। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि मुझे ऐसा लगता था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारा वो अपने काम में एक्सपर्ट है, तो मैं आपके पीछे खड़ा हुआ हूँ, आपको जो भी रिफॉर्म करने हैं, जो भी सुधार करने हैं आप करिए, सारे राजनीतिक झंझटों से मैं आपको बचाऊंगा, आपको अपने काम करने की पूरी छूट है। यानी प्रधानमंत्री ने पूरी स्वतंत्रता दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को काम करने की, और उन्होंने इस स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाया और इतने बड़े आर्थिक सुधार किए। तो आपके ऊपर ही मैं ये छोड़ता हूँ कि असल में कौन है इसके पीछे। मीडिया ने पूरा दारोमदार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया, हालांकि मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी आर्थिक सुधार में बहुत बड़ा हाथ है। उम्मीद है साथियों, हाँ जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप मुझे बताते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।